नमस्कार। मैं आज उपस्थित हूँ यूट्यूब के संडे क्लासेस में वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास लेकर के, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम भौगोलिक खोज के नाम से जानते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, इसमें हम देखेंगे विश्व के प्रारंभिक इतिहास, जहाँ से इस दुनिया की खोज शुरू होती है। हम अन्य देश के साथ परिचित होते हैं और अन्य देश के लोग भारत तक या भारत के अतिरिक्त अन्य देशों तक पहुँचते हैं। सबसे प्रारंभ में देखेंगे कि 3 महादेश, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और प्रारंभ से, यानी पहली शताब्दी में जिस समय ईसाइयों का उदय होता है, उस समय से भारत या एशिया में लोगों का यूरोप से आना जाना रहता था, लेकिन उसके प्रमाण प्राप्त नहीं थे। और ये जो आना जाना था वह स्थलीय मार्गों से होता था। यूरोप से भारत आने के लिए स्थलीय मार्गों का प्रयोग होता था। उस स्थलीय मार्ग को हम लोग रेशम मार्ग के नाम से जानते थे, जो यूरोप से एशिया, चाइना होते हुए भारत के केरल तट तक था। इस तट के माध्यम से व्यापार होते थे, लेकिन आने वाले समय में इस्लाम का उदय होता है। 570 में इस्लाम के उदय की कहानी लिखी जाती है, वहीं से शुरुआत होती है। और 680 ईस्वी आते आते इस्लाम कई विंग, कई भागों में बढ़ जाता है और कई खलीफा हो जाते हैं, जिसमें बगदाद, सीरिया और तुर्की के खलीफा। तो तुर्की यहाँ है, यहाँ पे इस्लाम काबिज हो जाता है। और इसी के बगल में रोम है, जो ईसाई का केंद्र बिंदु है। और ईसाई धर्म में जो उसके धर्मस्थल होते हैं, जिसको चर्च कहते हैं, चर्च का प्रभुत्व ज़्यादा है। और हर चर्च में एक पादरी होते हैं और सारे पादरियों का एक हेड होता है, जिसको हम लोग पोप कहते हैं। और पोप का जो निवास स्थान होता है वह रोम होता है। और ये पोप संपूर्ण ईसाइयों पर, यानी संपूर्ण यूरोप पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। साथ ही अपने नियम और अपने कानून थोपे रहते हैं कि जो भी करना है बाइबल के अनुसार करना है, बाइबल के अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। यानी आपको जो कुछ प्राप्त है, आपको अगर जीवन प्राप्त हुआ है तो प्रभु के मर्जी से हुआ है, इसलिए वो जो भी कहते हैं वही सही है। और यह पोप जो है, यह कहता है कि हम भगवान के, हम ईश्वर के से कनेक्टेड हैं, यानी हम जो कह रहे हैं वह यीशु की बातें कह रहे हैं, हम गॉड की बातें कह रहे हैं, वही बात सही है। और यही कारण है कि 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के काल को यूरोप का अंधकार युग कहा जाता है। यूरोप का अंधकार युग, इसको डार्क एज ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस 1000 के वर्षों में यूरोप में किसी तरह का विकास नहीं होता है, न सामाजिक न आर्थिक। धर्मांधता इतनी बढ़ जाती है कि विकास को अवरुद्ध कर देता है। उसी समय 11वीं 12वीं शताब्दी में
तुर्क में, यहाँ जो तुर्की खलीफा होता है और यहाँ पे ईसाई होते हैं, दोनों के बीच में धर्म युद्ध होता है। और इस धर्म युद्ध में जो कुस्तुनतुनिया होता है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी, उस कुस्तुनतुनिया पर तुर्क का कब्जा हो जाता है। यानी 1453 आते आते यह जो तुर्की है वह तुर्क ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है, पूर्वी तुर्क ऑटोमन साम्राज्य। और इस पर कब्जा होते ही इसको हम कहते हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, या इस्लाम के अनुसार, मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार इसको कुस्तुनतुनिया विजय के नाम से जाना जाता है। और तुर्कों का पूरा अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद में यह जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था, यह इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी होते हैं यह भाग करके इटली के फ्लोरेंस में शरण लेते हैं। और आगे चल के हम देखेंगे इसी फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, क्योंकि फ्लोरेंस में पूर्व से जो भी ईसाइयों के या पूर्वजों के जो ग्रंथ होते हैं, लिखित दस्तावेज होते हैं, वहीं से प्राप्त होते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। इसमें जब तुर्कों का आक्रमण हो जाता है, तुर्क के अधिकार में यह क्षेत्र आ जाता है, तो अब यहाँ से जो व्यापारी भारत या एशिया के अन्य क्षेत्रों में आते हैं, तुर्की वाले कहते हैं कि नहीं, हमें 60% 50% टैक्स चाहिए, तब हम आपको व्यापार की अनुमति देंगे। और इस तरह से उतने टैक्स देने में यूरोप के व्यापारी सक्षम नहीं होते हैं और धीरे धीरे यह मार्ग जो है अवरुद्ध होते चला जाता है। मार्ग तो अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन अब दूसरा कोई विकल्प भी नहीं होता है, क्योंकि इसी रास्ते से कभी मार्को पोलो भारत आए थे, चाइना आया था, और मार्को पोलो ने 1271 ईस्वी में चाइना कुबलाई खां के दरबार में आया था, और 1292 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में भी आकर के उन्होंने यहाँ की व्यापारिक वैभव, यहाँ की संपन्नता का उसने वर्णन किया था, जिसको एक पुस्तक यात्रा वृत्तांत जिसको कहते हैं उसमें जिक्र भी किया गया, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। और एक बुक थी द बुक फॉर सर मार्को पोलो। उसके बाद में क्या होता है कि यह जब मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो यहाँ से जो केरल, एक चीज देख लीजिएगा कि केरल यह गर्म प्रदेश है और मसालों की जो उपज होती है, उत्पादन होता है, वह गर्म प्रदेश में होता है। और यूरोप जो है वह ठंडा प्रदेश है। और प्रकृति ने बड़ी अद्भुत चीज बनाती है कि जिसका उत्पादन जिस जगह होता है वहां उसका खपत नहीं होता है। मसाले गर्म प्रदेश में होंगे और गर्म प्रदेश के लोग मसाले नहीं खाएंगे, और ठंडे प्रदेशों में मसाला नहीं होता है और ठंडे प्रदेश के लोग मांस मछली ज़्यादा खाते हैं, उनको मसाला की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब यहाँ के लोगों को मसाला मिलने में दिक्कत हो गया। जैसे आप देख रहे होंगे पुर्तगाल, उसके बाद में स्पेन, फिर अगल बगल में इटली है, रोम है, इधर फ्रांस पड़ता है, यानी यहाँ इंग्लैंड है। तो लगभग जितने यूरोपीय राष्ट्र के देश हैं उनको मसाला प्राप्त नहीं होता है, उनका जो भोजन होता है वह स्वादहीन होने लगता है। अब लोगों में एक अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है कि किसी तरह से भारत का मार्ग दूसरे माध्यम से ढूंढा जाए, ताकि जो हम लोग मसाला यूज करते हैं वो मसाला हम तक पहुंच जाए और हमारी जो भोजन की जो थाली है वह स्वादिष्ट होने लगे। तब तक वहाँ के अरबों के द्वारा दिशा सूचक यंत्र, जिसको हम लोग कंपास कहते हैं, उसका खोज हो जाता है, मौसम का ज्ञान हो जाता है, अच्छे कैलेंडर और मैप का भी सुधार हो जाता है, जिससे देखने में आसानी होती है, ध्रुवों का पता चल जाता है, दिशाओं का पता ठीक से चलने लगता है। और पुर्तगाल में एक नाव बनता है, एक जहाज का निर्माण होता है, और उस जहाज से वह हल्का होता है और तेज होता है, कैरावल जहाज।
उसके माध्यम से यात्रा सुविधा होने लगती है और समुद्री ज्ञान भी होने लगता है। जो धर्मांधता पहले से यूरोप वासियों में रहता है कि समुद्र जो पृथ्वी जो है चौड़ी है, अगर समुद्र में आप बहुत दूर जाते हैं तो उसमें किनारे होकर के गिर जाइएगा, अनंत लोक में चले जाइएगा, आपका पता नहीं लगेगा। यह जो भ्रांतियाँ रहती है, यह भ्रांतियाँ भी धीरे धीरे समाप्त होने जो हो जाती है, लोगों में बौद्धिक चेतना का जागरण होने लगता है और विकास के क्रम चल बसते हैं। और इस विकास के क्रम में आपको ज्ञात होगा कि जो देश या जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनको तैरने के लिए किसी एक्सपर्ट से सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। वह बचपन में पानी में टपना और बाहर निकलने की आदत होती है, इसलिए उनके लिए तैरना आसान होता है। तो यहाँ के लोग अब धीरे धीरे जहाज मशीनरी के माध्यम से, खांचा के माध्यम से बनाने लगते हैं, तकनीक विकसित हो जाता है। तो जो प्रयास जो भी करेगा वह समुद्र तटीय लोग करेंगे, क्योंकि तैरना उन्हें आता है, नाव बनाने उन्हें आता है, यानी विशेष समुद्र की जानकारी उनको होती है। और जो स्पेन के राजा होते हैं और फर्डिनेंड और स्पेन की महारानी इसाबेला, वह पहला प्रयास करती है और नाविकों को प्रेरित करती है, इनाम रखती है कि जो समुद्र के रास्ते से भारत की खोज करेगा उसको हम इनाम देंगे। और पहला प्रयास 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया जाता है। यह स्पेन से भारत की खोज में निकलता है और यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ स्पेन है और यहाँ से होते हुए यह साउथ अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, साउदर्न पॉइंट ऑफ साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं, जिसको हम उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप कहते हैं। उत्तमाशा द्वीप के नाम से जानते हैं, उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप, या इसको हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। 6 महीना के सफर के बावजूद यह दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचने में सफल होता है, लेकिन यहाँ से भारत वह ढूंढ नहीं पाता है और निराशा के साथ वह वापस आता है। लेकिन एक पॉइंट यूरोप वासियों को मिल जाता है कि दक्षिणतम बिंदु जो साउथ अफ्रीका का है वह केप ऑफ गुड होप है, उसके आगे इंडिया नहीं है। आगे अब जो पुर्तगाली होते हैं और 1492 ईस्वी में महारानी इसाबेला अब प्रयास करती है और क्रिस्टोफर कोलंबस को नियुक्त करती है कि आप जाकर के इंडिया ढूंढो। कोलंबस अपने टीम के साथ वह भारत की यात्रा पर निकलता है और निकलने से पहले वह बार्थोलोमियो डियाज से मिलता है कि जरा बताओ कि तुम किधर किधर गया कि इंडिया नहीं मिला। तो उससे जानने के बाद में वो बताता है कि मैं पूरे दक्षिण में गया, है ना, केप ऑफ गुड होप तक गया, वहां तक, वहां इंडिया हमको नहीं मिला। फिर मैं वहां से दक्षिण देखा और पूरा पश्चिम कहीं देखा, लेकिन इंडिया का पता नहीं चला, इसलिए मैं वापस आ गया। क्रिस्टोफर कोलंबस को यह विश्वास हो जाता है कि इंडिया जो है वह दक्षिण में नहीं है, क्योंकि दक्षिण के बाद अनंत हो जाता है उत्तरमाशा द्वीप को, इसलिए वह कहता कि नहीं, अब जो इंडिया होगा वह निश्चित ही पश्चिम दिशा में होगा। और वह पश्चिम दिशा में चलता है अपने टीम के साथ। लगभग 4-4.5 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता है। उसके 2 साथी उस समुद्र यात्रा में बीमार हो जाते हैं, एक उसमें से मर जाता है। बाकी के जो 3 या 4 लोग बचते हैं, वो लोग अब डिसाइड करता है कि समय बहुत ज़्यादा लग गया, इंडिया का पता नहीं चल रहा है, क्यों नहीं हम लोग वापस चलें। तो कोलंबस को लोग बोलता है कि हम लोग वापस चलें, इंडिया मिलने वाला नहीं है, इधर इंडिया नहीं है। तो कोलंबस कहता है कि या तो हम मर जाएंगे या नहीं तो इंडिया का पता लगा के जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। अब उसके मित्र जो रहते हैं, एक और उसमें से बीमार पड़ जाता है। अब सभी 3-4 साथी जो बचे रहते हैं डिसाइड करते हैं कि क्यों नहीं कोलंबस को ही फेंक दिया जाए और हम लोग वापस चलते हैं। इसी दरमियान क्या होता है कि एक सुबह अचानक एक टापू दिखाई देता है और सभी उछल पड़ते हैं कि जरा देख लेते हैं, लगता है कि इंडिया मिल गया। ये सभी उस टापू पर उतरते हैं देखते हैं कि मसाला वसाला का पेड़ है,
और ये लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं यही इंडिया है, और उस जगह को ये लोग वेस्ट इंडीज नाम देता है। और यहाँ के जो लोग होते हैं वह रेड होते हैं, इसीलिए यहाँ के नागरिकों को रेड इंडियन कहा जाता है। ये लोग वहाँ से मसाला भर करके वापस जब लौटते हैं तो जो महारानी इसाबेला रहती है उनको लगता है कि नहीं, जो इंडिया से मसाला आता था उसका टेस्ट दूसरा था, इसका टेस्ट जो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि शायद यह इंडिया नहीं जाकर के कहीं और गया था। तो इसाबेला क्या करती है, वह कहती है कि कुछ ऐसे लोगों को आप ले करके जाइए कि वह डिसाइड करें कि यह इंडिया है या नहीं है। तो जो पूर्व में भारत घूमे रहते हैं उनको लेकर के ये लोग वहां जाता है। वहां जाने के बाद में वो लोग भी जाता है तो कहता है कि नहीं, यह इंडिया ही है, लेकिन यह पश्चिम भाग का इंडिया है, यह पूरा भाग वाला इंडिया नहीं है, हम लोग जिस इंडिया जाते थे वह दूसरा। फिर अब यह बात विश्वस्त हो जाता है कि वह इंडिया नहीं है जिस इंडिया से मसाला आता था। फिर 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा और वहाँ के राजकुमार फर्डिनेंड और यहाँ के राजकुमार वास्को डिगामा को डिसाइड करते हैं। यहाँ के राजकुमार होते हैं हेनरी द नेविगेटर। इनके प्रयासों से वास्को डिगामा 8 जुलाई 1497 ईस्वी को 153 लोगों के साथ भारत की खोज पर 3 जहाज से निकलते हैं, जिसमें कैरावल जहाज होता है जिसके कैप्टन ये खुद होते हैं। और 22 नवंबर को ये केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद में यह पता लगाते हैं कि इंडिया कहाँ है, कोई पता नहीं चलता है। तब तक यहीं पे एक व्यापारी गुजरात का जिसका नाम अब्दुल मजीद होता है, उसकी मुलाकात वास्को डिगामा से हो जाती है और वास्को डिगामा को वह भारत जाने का रास्ता बताता है और अपने साथ ले जा करके वह केरल के कालीकट तक का रास्ता बता देता है। और आसानी से 20 मई, यह डेट याद रखेंगे, 20 मई 1498 को वास्को डिगामा अपने साथियों के साथ केरल के कालीकट तट पे पहुंचता है, जहां पे वहां के तत्कालीन राजा जमोरिन द्वारा इनका भव्य स्वागत किया जाता है। और यहाँ से वस्तु विनिमय की शुरुआत होती है और यहाँ से वस्तु खरीद करके अपने देश ले जाते हैं। और जो वस्तु यहाँ से ले जाकर अपने देश में बेचते हैं उस पर 26 गुना मुनाफा कमाते हैं। और यह मुनाफे का दौर चलता है और कुल मिलाकर यहाँ से 3 बार वास्को डिगामा पुर्तगाल जाते हैं और 3 बार आते हैं। अंत में इनकी मृत्यु केरल में ही हो जाती है। तो जब खोज का दौर शुरू होता है तो भारत की खोज हो जाती है, उधर अमेरिका की खोज हो जाती है। लेकिन कोलंबस जो अमेरिका गए थे वह पूर्ण रूप से अमेरिका की ढूंढ नहीं पाए थे। उन्होंने तो वेस्ट इंडीज खोज के आया था, यानी भारत खोजने गए थे। बाद में 2 वर्ष बाद 1500 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुच्ची ये अमेरिका जाते हैं और अमेरिका को पूर्ण रूप से ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और इसीलिए इन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिगो के नाम से ही अमेरिका पड़ता है। फिर 1513 ईस्वी में डी बाल्बोआ जो स्पेन के नाविक रहते हैं प्रशांत महासागर का खोज करते हैं और उसको शांत महासागर के रूप में डिनोट करते हैं, जिसका बाद में नाम प्रशांत होता है। और 1769 ईस्वी में कैप्टन कुक ब्रिटेन के जो नाविक हैं वह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं। इन सब खोज के बावजूद आप एक चीज देखेंगे कि जिन देशों ने प्रारंभ में खोजी प्रक्रिया शुरू की वही देश बाद में पिछड़ गए, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ये सारे देश प्रारंभ में खोज का काम किया, लेकिन आर्थिक रूप से ये लोग पिछड़ते चले गए। और बाद में फ्रांस, इंग्लैंड, ये जो देश थे, ये लोग जो पहुंचे, इन्होंने अपना आर्थिक विकास और व्यापारिक विकास किया
और बाद में संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गए। लेकिन क्या इस खोज के फायदे हुए? तो निश्चित ही जब भी कोई किसी चीज की खोज होती है तो कहीं ना कहीं फायदा होता है। इससे फायदा क्या हुआ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार बढ़े, लोग एक दूसरे से जुड़े, लोगों को एक दूसरे देश की जानकारी मिली, साथ ही इस व्यापार के क्रम में कॉलोनियां बसी, उपनिवेश कायम हुए, और यह उपनिवेश यूरोप का उपनिवेश था जो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के कुछ क्षेत्रों में कायम हुए। उपनिवेश स्थापित होने के साथ ही शहरीकरण हुआ, और एक चीज सबसे जो बुरी चीज हुई वह हुआ दास प्रथा। यानी जब लोगों की आवश्यकता बढ़ने लगी, काम की आवश्यकता बढ़ने लगी, तो लोगों को गुलाम बनाया जाने लगा और दास प्रथा की शुरुआत हुई। शुरू में व्यक्तिगत दास प्रथा की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में इसके लिए मार्केट खोल दिए गए और सामूहिक स्तर पर सामाजिक कार्यों के लिए दास के लिए एक व्यापार खोल दिया गया, जिस व्यापार केंद्र से लोग अपनी मर्जी से एक उचित दाम या अनुचित दाम पर लोगों को खरीदते थे और अपने कार्यों के उपयोग में लाते थे, और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, क्योंकि उन्हें अक्सर पशु चलाने, कोयला भट्टी में या खदान खुदाई इत्यादि कार्यों में उन्हें लगाया जाता था। मवेशियों की तरह उन्हें काम लिया जाता था उनसे। यानी कुल मिला के उनके साथ जो भी व्यवहार होता था वह अमानवीय व्यवहार था। एक चीज और फायदा हुआ कि यूरोपीय देशों के से एशिया आने या अन्य देशों में जाने से वहाँ के जो उत्पाद थे वह भारत में भी आए। जैसे गन्ना भारत में नहीं होता था, पपीता, अनानास, कॉफ़ी, कहवा, ये सारी वस्तुएं, इसके अलावा तंबाकू, ये सारी वस्तुएं भारत में आई, यानी एशिया में आई, और फिर यहाँ से विश्व के अन्य देशों में भी इसका प्रसार हुआ और यहाँ से विश्व के अन्य देशों में गए। आज मैं विश्व इतिहास के इस चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगले चैप्टर में हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।